Hello guys, welcome to CVS classes. This is Charo here. Today we will going to start. Our topic is demand. This is very familiar topic of microeconomics. First of all we will see what is demand. Demand is a desire of commodity. हम कह सकते हैं कि लेमन लैंग्वेज में कि डिमांड जो होती है वो किसी भी कमोडिटी की एक डिज़ायर होती है। कंज्यूमर किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना चाहता है, किसी भी कमोडिटी को डिज़ायर करना चाहता है, उसको हम डिमांड बोलते हैं। लेकिन किसी भी कमोडिटी को, किसी भी डिज़ायर को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी कमोडिटी को मार्केटेबल बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। केवल एक डिज़ायर करने से कोई भी कमोडिटी डिमांड नहीं बनती। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि कोई भी कंज्यूमर चाहते हैं कि वो नोटबुक ख़रीदे, उसके पास नोटबुक हो लेकिन वो उसको ख़रीदने के एबल नहीं है, ही इज़ नॉट एबल टू पे, वो जो भी उस कमोडिटी का मार्केट प्राइस होगा वो उसको पे नहीं कर सकता, तो क्या वो उसकी डिज़ायर मार्केट में डिमांड बनेगी? नहीं। तो किसी भी कमोडिटी को मार्केट में डिमांड बनाने के लिए या फिर डिज़ायर को डिमांड बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड इज़ अ डिज़ायर ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर wants to purchase on a prevailing market price and given money income at some specific time period. In other words, demand refers to the willingness and ability to pay of consumer to purchase a given quantity of a good or service at a given point of time. So किसी भी कमोडिटी को डिमांड बनाने के लिए चाहिए कि कंज्यूमर विलिंग भी हो, साथ में एबल भी हो। कंज्यूमर एबल कब बनेगा? कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने के लिए एबल कब होगा? जब उसके पास जो मनी इनकम होगी उस मनी इनकम में से वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग पे कर सके। मतलब उसके पास मनी इनकम होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर के पास एबिलिटी होना ज़रूरी है, उसके पास वो मनी इनकम होना ज़रूरी है। साथ में विलिंगनेस भी हो कि वो डिज़ायरेबल भी हो कि वो उस चीज़ को ख़रीदना चाहता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले उसको चाहिए डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी। कंज्यूमर को चाहिए कि उसके पास सबसे पहले क्या हो कि किसी भी चीज़ के लिए डिज़ायर होना चाहिए, क्योंकि अगर डिज़ायर ही नहीं होगा, वो किसी चीज़ के लिए विलिंग ही नहीं होगा, तो वो डिमांड ही नहीं करेगा ना, वो चाहेगा ही नहीं कि मैं कोई चीज़ ख़रीदूँ। सबसे पहले किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने के लिए हमारे पास या कंज्यूमर के पास कोई डिज़ायर होना चाहिए, वो चाहे कि मैं इस चीज़ को ख़रीदना चाहता हूँ। फिर वो देखें कि क्या वो उसके एबल है, ख़रीदने के लायक है, क्या उसके पास मनी इनकम है। अब बिना मनी इनकम तो आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते ना। अगर हमारे पास मनी इनकम नहीं होगा और हम केवल डिज़ायर कर रहे हैं तो वो चीज़, वो कमोडिटी मार्केट में मार्केटेबल नहीं हो पाएगी। उस कमोडिटी को हम डिमांड नहीं बोल सकते, केवल डिज़ायर बोलेंगे, क्योंकि हम उसको ख़रीदने के एबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, हमें विलिंगनेस टू पे, वही चीज़ कि हम उसको डिज़ायरेबल है, हम उसको ख़रीदना चाहते हैं प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एट गिवन प्राइस लेवल, कि कुछ ना कुछ हमारे पास उसका मार्केट प्राइस भी होना चाहिए। और ऑब्वियसली होगा, कोई भी कमोडिटी जिसको हम ख़रीदना चाहते हैं कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी जो हमें वहाँ पे उनको पे करनी होगी एट सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड, कि कुछ ना कुछ हमारे पास वहाँ पे टाइम पीरियड भी होना चाहिए। किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कमोडिटी के लिए डिमांड कर रहे हैं, हम एबल भी हैं, विलिंग भी हैं, और साथ में हम गिवन प्राइस पे, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उस चीज़ को हम खरीद रहे हैं। इन कंपोनेंट से मिल करके जब ये सारे कंपोनेंट आपस में मीट होंगे, अगर ये सारे कंपोनेंट एक साथ में आपस में मिलते हैं, तब कोई भी कमोडिटी मार्केट में डिमांड बनती है। अगर हम एबल नहीं होंगे, विलिंग नहीं होंगे, मार्केट प्राइस नहीं होगा या पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा हमारे पास, डिज़ायरेबल नहीं होंगे, तो किसी भी कमोडिटी को हम डिमांड नहीं बोल सकते। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हमारे डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले कंज्यूमर क्या देखता है? कंज्यूमर देखता है ना कि कोई भी चीज़ उसके बजट में है कि नहीं है, कि वो जो भी कमोडिटी वो ख़रीदना चाहता है उसके प्राइजेस क्या हैं, क्या वो प्राइस को पे कर पाएगा, क्या वो उन प्राइस को पे करने के एबल है कि नहीं है। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है प्राइजेस, किसी भी कमोडिटी के प्राइजेस। तो डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं? कोई भी कंज्यूमर चाहते हैं कि उसको चीज़ ऐसे मिले कि सस्ते में मिल जाए, या फिर जो उसके बजट में हो, जो उसके मनी इनकम के अंदर आता हो। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? प्राइजेस अफेक्ट करते हैं डिमांड को, हम मनी इनकम के अकॉर्डिंग भी चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि ट्रेंड में क्या है, हमारा टेस्ट क्या है, हम नॉर्मली किन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे डिमांड को अफेक्ट करती हैं। एडवर्टीज़मेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्राइस होता है
उसका डिमांड के साथ में कैसा रिलेशन होता है। जो प्राइस होता है उसका डिमांड के साथ कैसा रिलेशन होता है, जैसे कि अगर प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो हम डिमांड कम करते हैं। ये बड़ा ऑब्वियस और बहुत नेचुरल थिंग है कि कोई भी कंज्यूमर चाहेगा कि जब वो मार्केट में जाए तो चीज़ें उसको सस्ती मिले। हम कभी भी महंगी चीज़ों को ख़रीदने के लिए प्रेफरेबल नहीं होंगे। हम चाहेंगे कि जो चीज़ें सस्ती हैं हम उनको ज़्यादा ख़रीदें, जो चीज़ें महंगी हैं हम उनको कम ख़रीदते हैं। हम अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो प्राइस का डिमांड के साथ में रिलेशन कैसा बना, नेगेटिव। देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा देन डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस अगर डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट आते हैं मनी इनकम। अब देखो मनी इनकम का डिमांड के साथ में कैसा रिलेशन होता है। जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे हम गुड्स को कम खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, या फिर हम तब ज़्यादा खरीदते हैं कि जब हमारी इनकम कम होती है। हम गुड्स को ज़्यादा तब खरीदते हैं जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मनी इनकम का डिमांड के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम उस टाइम पे कमोडिटी के लिए डिमांड भी ज़्यादा करते हैं, और जब हमारी मनी इनकम कम होती है तो हम उस टाइम पे डिमांड भी कम करते हैं। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी इनकम एंड डिमांड। इफ़ मनी इनकम विल इंक्रीज़ एंड डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज़ एंड वाइस वर्सा। थर्ड पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिमांड जिन भी चीज़ों के लिए हम डिज़ायरेबल होते हैं वो हमारे टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम पे कंज्यूमर्स को जैसे एग्जांपल के लिए हम बोलें कि किसी को डोसा पसंद है, अब वो उसका टेस्ट है, वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस करता है। आपके पास कुछ चीज़ें प्रेफरेंस, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं कि आप डोसा भी खा सकते हो, आप इडली भी खा सकते हो, आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हो। बट जो आपका टेस्ट है, बट जिस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, कि आप डोसा को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, तो हमेशा आप किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करोगे, डोसा की डिमांड ज़्यादा करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी डिमांड अफेक्ट होती है। जिन चीज़ों के लिए कंज्यूमर ज़्यादा टेस्ट रखते हैं, जिन के लिए वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, जिनको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हमेशा वो उन गुड्स के लिए डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। तो जब हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी पर्टिकुलर गुड के लिए ज़्यादा है तो हम उस टाइम पे डिमांड को भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि टेस्ट और प्रेफरेंस का भी डिमांड के साथ में पॉजिटिव रिलेशन बनता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है पॉपुलेशन। अब देखिए पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री की ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे नेसेसरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। भाई लोगों को रहने के लिए भी घर चाहिए, खाने के लिए भी खाना चाहिए, उनको वो सारी ज़रूरतें चाहिए कि जो किसी भी इंसान को रहने के लिए ज़रूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे डिमांड भी गुड्स की ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन कम है तो रिलेटिवली कम चीज़ों के लिए लोग डिमांड करेंगे। तो पॉपुलेशन का भी डिमांड के साथ में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, और पॉपुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है टाइम। अब जैसे टाइम कैसे डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि गर्मियों में एसी की डिमांड ज़्यादा होती है ना, लेकिन विंटर्स में हम लोग क्या करते हैं कि एसी की डिमांड कम करते हैं। तो एक फेवरेबल टाइम के लिए किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अनफेवरेबल टाइम के लिए उसी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। सिक्स पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होगा, जो सिक्स पॉइंट है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम दो गुड्स को कंसीडर करते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मीनिंग ये हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस दूसरी किसी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होती हैं, जो गुड्स रिप्लेसेबल होती हैं। जैसे टी एंड कॉफ़ी, हम बोल सकते हैं कि जब कभी टी के प्राइस ज़्यादा हैं तो उस टाइम पे हम कॉफ़ी को अडॉप्ट कर सकते हैं। जब कभी टी महंगी हो गई है तो हम उस टाइम पे कॉफ़ी को भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टी एंड कॉफ़ी वो आपस में सब्स्टिट्यूटेबल है। इसका मीनिंग ये कि हम टी को कॉफ़ी की जगह, कॉफ़ी को टी की जगह यूज़ कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये गुड्स ऐसी हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम टी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम पे हम कॉफ़ी को कंज्यूम कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता टेस्ट में, कंज्यूमर्स भी क्या है, सेटिस्फाई रहते हैं। तो इस केस में किस तरीके से टी के प्राइस या कॉफ़ी के प्राइस क्वांटिटी को अदर गुड की क्वांटिटी को, जैसे कि चाहे वो टी हो चाहे वो कॉफ़ी हो, किस तरीके से वो आपस में अफेक्ट होंगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, और टी और कॉफ़ी आपस में कैसी गुड्स हैं जो कि हम एक दूसरे के प्लेस पे उनको यूज़ कर रहे हैं,
तो जब टी ज़्यादा महंगी हो गई तो हम उस टाइम पे क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगे कॉफ़ी की, हम कंज्यूम करने लग जाएंगे कॉफ़ी को, क्योंकि इस टाइम पे टी तो महंगी है। अब टी महंगी है तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर सस्ते की तरफ भागेगा। कंज्यूमर को चाहिए कि जहाँ पे गुड्स के प्राइसेस कम हो वो उन गुड्स को ज़्यादा खरीदे। तो जब टी के प्राइस ज़्यादा हो गए तो वो टी को क्यों खरीदेगा, इस टाइम पे वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा टी को कॉफ़ी की जगह। तो जब टी के प्राइस इंक्रीज़ हुए तो कॉफ़ी की डिमांड पे इफेक्ट पड़ा, और कॉफ़ी की डिमांड पे कैसा इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा कि टी के प्राइस इंक्रीज़ होने से कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ गई। तो सो यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन बन गया कि इसमें क्या होता है कि किसी एक गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से किसी दूसरे गुड की क्वांटिटी में चेंज आता है। और कैसे चेंज आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव चेंज आता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये गुड्स वो होती हैं जो रिप्लेसेबल नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि हम उसकी जगह उसको यूज़ कर ले, नहीं। दो ऐसी गुड्स जिनको हम एक साथ में ही यूज़ करते हैं, जो एक दूसरे के बिना यूज़ ही नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल के लिए पेन और इंक हो गया। अब जैसे पेन है तो विदाउट इंक तो पेन को यूज़ नहीं कर सकते, और बिना पेन के इंक का कोई काम नहीं है। तो ये गुड्स कैसी, कॉम्प्लीमेंट्री, हम इनको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें इनको एक साथ में ही यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे कार एंड पेट्रोल है। कार पेट्रोल में क्या होता है, कार पेट्रोल में क्या होगा कि जब हम कार यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस कार को रन करने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए। तो जब कार के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे ना, तो उस टाइम पे क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, किसकी, पेट्रोल की। जैसे होता है ना कि जब कार के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, जब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम कार को कम लेके जा रहे हैं। भाई पेट्रोल महंगा हो गया, अब हम कार कम लेके जा रहे हैं, अब हम पब्लिक कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी एक कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज़ होने की वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी में क्या, डिक्रीमेंट आता है। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा बना, नेगेटिव रिलेशन बना। सो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट, जिसे हम किसी भी मार्केट में किसी भी कमोडिटी की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उस टाइम पे लोग क्या है, बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ को बाय करने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, उस गुड की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिमांड लॉ किस तरीके से काम करते हैं, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस तरीके से काम करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा कि यहाँ पे रिलेशन दिखाते हैं हम प्राइस का और कमोडिटी का। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो आप डिमांड कर रहे हैं उसका रिलेशन प्राइस के साथ में कैसा है। तो वो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो सबसे पहला वाला फैक्टर था दैट इज़ प्राइस का कैसा रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशन था। तो लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे क्या होना चाहिए कि बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम बस प्राइस का और किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी का रिलेशन दिखा रहे हैं। जो अदर फैक्टर्स थे, अदर फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे मनी, इनकम, एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन, टाइम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो एज इट इज़ है। लोगों की मनी इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, पॉपुलेशन एज इट इज़ है, बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो बिल्कुल एज इट इज़ काम कर रहे हैं। सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रही है, प्राइस चेंज हो रहा है, और उस प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। So this is a law of demand. So there is an inverse relationship between price and demand when all other factors being constant. जब सारे के सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और वहाँ पे केवल हम दो फैक्टर्स को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि जब प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज़ हो रहा है, एक्स यहाँ पे गुड है और क्वांटिटी ऑफ एक्स वहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, और अगर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ होता है तो उस टाइम पे क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज़ हो जा रहा है। सो यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप देख पा रहे हैं कि डी एक्स इन द सेंस जो एक्स है वो कमोडिटी है और डी उसकी डिमांड है। सो जो डी एक्स है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पी एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है, एम मनी इनकम के ऊपर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर, पी एल पॉपुलेशन के ऊपर, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि जब हम प्राइस का और डिमांड का रिलेशन देख रहे हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, बस यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं डिमांड का और प्राइस का। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड हुआ कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है,
देखिए, डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबल दैट शोज़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर गुड है और उसका कुछ पर्टिकुलर प्राइस होगा, ठीक है। अब जितने भी कंज्यूमर्स मार्केट में हैं उस कमोडिटी को वो परचेज़ करते हैं उस प्राइस के ऊपर। अब डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में उस क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं एट स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। तो उसका जो एक टेबल होगा, अगर हम उसको टैबुलेशन कर दें, उसको टैबुलेशन रिप्रेजेंटेशन कर दें, तो वो होता है डिमांड शेड्यूल। इसमें लिखा है कि डिमांड शेड्यूल इज़ अ टैबुलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट ऑल कंज्यूमर्स इन अ मार्केट विल परचेज एट अ गिवन प्राइस। इसका मीनिंग है कोई भी एक पर्टिकुलर गुड होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर रहे होंगे, जिस भी प्राइस पे कंज्यूम कर रहे होंगे, तो उसको अगर हमने एक फिगर्स में डाल दिया, एक टैबुलेशन में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल के बाद हम देखते हैं डिमांड कर्व। अब हम ये तो देख ही चुके हैं कि प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इन्वर्स होता है। कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो उस टाइम पे क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और प्राइस अगर डिक्रीज़ होते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सो देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। सो उसी बिहाफ पे कि जो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन यहाँ पे नेगेटिव है, उसी वजह से क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। इट मीन्स वो डाउनवर्ड फॉल करता है। जैसे यहाँ पर भी हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कर्व हमारा जा रहा है डिमांड कर्व, वो कैसा है, डाउनवर्ड है। वो क्यों है ऐसा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी इनडायरेक्ट आपस में रिलेशन रख रहे हैं कि जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उस टाइम पे हम क्वांटिटी को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि जब प्राइस फॉल हो रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पे जब P0 पे कोई भी कंज्यूमर अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है Q0 पे, तो उस टाइम पे जब प्राइसेस डिक्रीज़ हो जा रहे हैं दैट इज़ P1, तो उस टाइम पे क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जा रही है दैट इज़ Q1। तो जब इनके कॉम्बिनेशंस को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और वो ऐसा क्यों बनता है वो अभी हम यहाँ पे उसका रीज़न देखते हैं। देखिए, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप ही क्यों बना, वो अपवर्ड भी बन सकता था, उसका कुछ शेप और भी कुछ हो सकता था। वो नेगेटिवली स्लोप क्यों होता है, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे हम इसका रीज़न देखेंगे कि उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट जो लॉ यहाँ पे काम करता है वो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जो यूटिलिटी होता है वो सेटिस्फैक्शन होता है कंज्यूमर की, कि जब किसी भी गुड को कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो यूटिलिटी होता है। अभी वैसे यूटिलिटी वाला टॉपिक हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी उसका सिर्फ हम इतना याद रखेंगे कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। सो यहाँ पे लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट मीन्स कि जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को जब कंज्यूम करता है और डे बाय डे अगर उसकी क्वांटिटी को वो इंक्रीज़ करेगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसका सेटिस्फैक्शन डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी कंज्यूमर फर्स्ट डे एक एप्पल कंज्यूम करता है, नेक्स्ट डे 2 एप्पल, ऐसे ऐसे करके वो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता जा रहा है। फिर क्या होगा, 4th 5th 6th डे पे क्या होगा कि उस कंज्यूमर का एकदम सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन 7th डे 8th डे उसका सेटिस्फैक्शन डाउन होना शुरू हो जाएगा। कि जब कभी भी हम किसी कमोडिटी को रेगुलर यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो बाद में क्या होता है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड कंज्यूम्स मोर। जब हम किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, डे बाय डे इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो हमारा सेटिस्फैक्शन वहाँ से लैप करना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप जाता है। सेकेंड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कौन सी होती हैं, हमने देखा था कि जो गुड्स आपस में रिप्लेसेबल होती हैं, जिनको हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टी एंड कॉफ़ी। सो यहाँ पे क्या होगा कि जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मीनिंग होता है कि जब किसी एक गुड के प्राइस का इफेक्ट, जब कोई एक गुड के प्राइस में जो भी चेंजेस आते हैं उसका इफेक्ट अगर दूसरे गुड की क्वांटिटी में चेंजेस लेके आए तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक बार फिर से कि जब किसी एक गुड के प्राइस में अगर चेंज हो रहे हैं और उस गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से किसी दूसरी कमोडिटी जो कि उसका सब्स्टिट्यूट है, उसकी कमोडिटी की क्वांटिटी पे अगर इफेक्ट आता है तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए टी एंड कॉफ़ी हमने लिया, यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी कैसे हैं, रिप्लेसेबल गुड्स है कि ठीक है हम टी की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं अगर टी के प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो। कभी किसी पॉइंट पे अगर ऐसा हो कि टी बहुत महंगी हो गई है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि टी की जगह हम कॉफ़ी को भी
कंज्यूम कर सकते हैं। तो टी के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से किसकी क्वांटिटी पे इफेक्ट है? कॉफ़ी की क्वांटिटी पे इफेक्ट है। और कैसा इफेक्ट है? जब टी के प्राइस इंक्रीज हुए तो उस टाइम पे हमने टी महंगी हो गई, तो टी को छोड़ करके हमने कॉफ़ी को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, टी के प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से क्वांटिटी किसकी इंक्रीज़ हो गई है? कॉफ़ी की इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट काम कर रहा है? दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विच इज़ पॉजिटिव। सो किसी एक गुड के प्राइस में इंक्रीज़ हुआ, दूसरे गुड की क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो गया। तो इस इफेक्ट की वजह से भी जो डिमांड कब होता है वो डाउनवर्ड स्लोप चला जाता है। थर्ड पॉइंट आता है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है? देखिए, इनकम इफेक्ट ये होता है कि जब किसी भी गुड के प्राइजेस कम होते हैं तो हमें या कंज्यूमर को ऐसा फील होता है कि उसकी इनकम इंक्रीज़ हो गई, उसकी जो रियल परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो गई है। या फिर वो जिस प्राइस पे किसी भी कमोडिटी को पहले ले रहा था, अब प्राइस कम होने के बाद वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई प्राइस कम होने की वजह से। तो इस वजह से क्या हो रहा है? प्राइस कम हो रहे हैं, इनकम बढ़ रही है और हम गुड्स को भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो नेगेटिव रिलेशन बना रहा है प्राइस का और क्वांटिटी का। तो ये तीन लॉ हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। इनकी वजह से डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप्स होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कि कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस है, कौन कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। सो यहाँ पे जो सबसे पहली गुड है वो है गिवन गुड। तो गिवन गुड्स कौन सी होती हैं? गिवन गुड्स वो होती हैं जिन गुड्स का प्राइस के साथ में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे कि वैसे तो हम किसी भी गुड को कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते कि वो कौन सी गुड है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर की कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी भी गुड को किस तरीके से कंज्यूम कर रहा है। जैसे कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग कोई भी गुड नॉर्मल हो सकती है और वही गुड किसी और कंज्यूमर के लिए गिवन हो सकती है, इन्फीरियर हो सकती है। सो गिवन गुड्स कौन सी होती हैं? गिवन गुड्स होती हैं जिन गुड्स का प्राइस के साथ में पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जब किसी भी गुड के जो कि गिवन नेचर में अगर उसके प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उस टाइम पे उस गुड की डिमांड भी लोग ज़्यादा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोग क्या करते थे? उनके पास कंजप्शन के लिए दो गुड्स होती थी, ब्रेड और मीट। वहाँ पे जो ब्रेड था वो गिवन गुड था और जो मीट था वो नॉर्मल गुड था। तो जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनका प्राइस के साथ में नेगेटिव रिलेशन होता है। इट मीन्स कि जब नॉर्मल गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो उस टाइम पे उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो हुआ क्या कि वहाँ पर गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। जो नॉर्मल गुड्स थी, जैसे कि जो मीट थी, उसके प्राइस वहाँ पे बढ़ गए। तो अब लोगों ने क्या किया? नॉर्मल गुड को छोड़ करके, क्योंकि उसके प्राइस इंक्रीज़ हो गए थे, उस गुड को छोड़ करके अपनी कंजप्शन को शिफ्ट करा दिया। कहाँ पर? ब्रेड के ऊपर। अब जो ब्रेड थी वो क्या थी? वो लो क्वालिटी की वहाँ पे कमोडिटी थी। लेकिन फिर भी क्या था कि जब लो क्वालिटी की कमोडिटी पे लोग ज़्यादा अपनी कंजप्शन करने लगे तो उस टाइम पे उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। जब गिवन गुड जो कि ब्रेड है उसकी जब डिमांड बढ़ी तो उस टाइम पे उसके प्राइस भी बढ़ने लगे, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो रहा था। तो हुआ क्या कि जब प्राइस भी बढ़े, जितने ज़्यादा प्राइस बढ़ते गए तो लोग उतने ही ज़्यादा अपनी कंजप्शन को भी बढ़ाते गए। तो ये केस क्या है? गिवन गुड का केस है। वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहे थे, लोग कमोडिटी को भी ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर रहे थे। सो गिवन गुड्स वो होती हैं जिन गुड्स का प्राइस के साथ में पॉजिटिव रिलेशन होता है और लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है वैबलेंट गुड्स। अब वैबलेंट गुड्स कौन सी होती हैं? जो वैबलेंट गुड्स होती हैं मोस्ट ऑफ वो लग्जीरियस गुड्स होती हैं। जैसे लग्जीरियस गुड होंगी, जो महंगी गुड्स होंगी, तो जो रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? अपने सोसाइटी को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस के लिए ज़्यादातर महंगी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। इसमें वो अपनी शान और शौकत, अपना रुतबा समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदेंगे तो हमारा स्टेटस वहाँ से लोगों को दिखेगा। तो जो लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके, जिनके पास इनकम ज़्यादा होती है या फिर जो लोग बहुत रिच होते हैं, वो जानबूझ करके क्या करेंगे? जिन गुड्स के प्राइस हैवी होंगे, जिन गुड्स के प्राइस ज़्यादा होंगे, जो लग्जीरियस गुड होंगी, हमेशा वो उनको ही कंज्यूम करेंगे। तो इस केस में भी, उन लोगों के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। वहाँ पे वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन बन जाता है, क्योंकि लोग वहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्स्पीशियस कंजप्शन। कि जहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने मतलब लग्जीरियस गुड्स को खरीद रहे हैं, एक्सपेंसिव गुड्स को खरीद रहे हैं, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, स्टेटस सोसाइटी को शो करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? वो एक्सेप्शन बन जाती हैं लॉ ऑफ डिमांड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वॉर एंड एमरजेंसीज। कि जब कभी भी किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री के अंदर जब कोई एमरजेंसी आती है, वॉर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि चीज़ों के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ये तो नेचुरल सी बात है कि जब कहीं पे कुछ एमरजेंसी होगी तो वहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी।
उस केस में लोग क्या करते हैं, चीज़ों को होर्ड करना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कि वो उनको कलेक्ट करना और उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि आगे वो गुड उन्हें मिले कि नहीं मिले। चाहे वो कोई भी नेसेसरी गुड हो, चाहे वो कुछ भी गुड हो, लोग क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करना, उसको स्टॉक करना शुरू कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि चाहे भले ही चीज़ें महंगी भी होंगी, लोग फिर भी मतलब क्या है ना, लोग इनसिक्योरिटी की वजह से चीज़ों को ज़्यादा खरीदना शुरू कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट आता है इग्नोरेंस, कि कुछ कंज्यूमर्स मार्केट में ऐसे होते हैं जो मार्केट की कंडीशन को फॉलो नहीं करते, इग्नोर करते हैं। भले ही गुड का प्राइस ज़्यादा हो तो वो उस टाइम पे जो गुड उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गई, भले ही उस गुड का प्राइस ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो उस गुड को ज़्यादा ही कंज्यूम करेंगे, वो इग्नोर कर देंगे मार्केट की कंडीशन को भी। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, एक्सेप्शन का रीज़न बनते हैं लॉ ऑफ डिमांड के लिए। नेक्स्ट आता है नेसेसरी गुड्स। अब जो गुड्स, जैसे किसी भी ह्यूमन को रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसको फूड भी चाहिए, उसको रहने के लिए घर भी चाहिए। तो जो चीज़ें, जो गुड्स ऐसी होती हैं जिनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, तो उन गुड्स का प्राइस चाहे कितना भी महंगा हो जाए, चाहे वो कितने भी महंगे हो जाए, लेकिन फिर भी हम उनको कंज्यूम करेंगे क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल का रीज़न है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब अनियन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि नेसेसरी गुड है तो हमें तो चाहिए ही चाहिए उसे कंज्यूम करने के लिए, तो फिर भी हम उसका कंजप्शन बढ़ाएंगे ही, चाहे भले वो कितना महंगा हो जाए। और रिसेंटली ऐसा हुआ भी था कि गुड्स के, सब्जियों के प्राइस, फ्रूट्स के प्राइस जब बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो नेसेसरी गुड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे कई बारी फैशन चेंज होते हैं। अब जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो होते हैं कि उनको ना किसी भी चीज़ की हैबिट हो जाती है, उनकी जो कंजप्शन होती है वो ऐसी होती है कि स्टिक रहती है, एकदम से चेंज नहीं होती। तो अगर कोई भी चीज़, जो भी चीज़ फैशन में है, ट्रेंड में है, या जो जिस चीज़ को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे कितने भी प्राइस बदल जाएं, चाहे कितने भी मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाएं, लेकिन वो उसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे क्योंकि कंज्यूमर्स को वही हैबिट पड़ चुकी है कंजप्शन की। जैसे ऐसा होता है ना कि भाई हम तो ऑनलाइन पेमेंट को प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करते हैं, तो चाहे भले ही कितने भी प्राइस बढ़ जाए, चाहे कितने भी चेंजेस आ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसी को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि हमारा वही टेस्ट है। ठीक है। तो ऐसे केस में भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। लास्ट पॉइंट आता है बैंड वैगन इफेक्ट। अब देखिए बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है। बैंड वैगन इफेक्ट होता है कि एज मोर पीपल कम टू बिलीव इन समथिंग अदर ऑल्सो, कि जब लोग भेड़ चाल पे चलते हैं कि बाकी के लोग उस गुड को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। ऐसा होता है ना मार्केट में कि जैसे कई बार क्या होता है कि नहीं, उसके पास ये वाला एप्पल वाला फ़ोन है, हमें भी एप्पल वाला फ़ोन ही चाहिए। अब उस टाइम पे जो कंज्यूमर है वो अपनी कंडीशन नहीं देखेगा, अपनी मनी इनकम नहीं देखेगा, अपनी बजट नहीं देखेगा कि उसके पास वो उसके बजट में आता है कि नहीं आता, नहीं, उसको वही कंज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि लोग आपस में होड़ में लगे हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, कि जहाँ पे लोग बैंड वैगन इफेक्ट का रीज़न बन जाते हैं, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। सो यहाँ पे हमने देखा कि डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व किस तरीके से काम करता है, क्यों डाउनवर्ड स्लोप्स होता है, और एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं डिमांड के। सो इसके बाद हम देखेंगे कुछ और 2-3 पॉइंट्स हैं, मूवमेंट टू दी अलॉन्ग टू दी डिमांड कर्व, ये सब, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गुड इवनिंग, गुड बाय।